में, वो है चाणक्य का अर्थशास्त्र। पहले ये उपलब्ध नहीं था, कुछ समय पहले ही ये उपलब्ध हुआ। तो चाणक्य अर्थशास्त्र में हमें वर्णन मिलता है गांव के बारे में कि गांव कैसे बसाए जाए, कितनी कितनी दूर पे बसाया जाए, गांव में कितना रकबा हो, कितने गांव मिलके उसके ऊपर क्या नियुक्ति हो, ये सारा वर्णन उसमें प्राप्त होता है। यानी गांव बसाने की एक योजना प्रस्तुत करते हुए चाणक्य नजर आते हैं। उसी के साथ हम मगध के इतिहास की ओर चलते हैं तो हमें यहाँ के शासक नजर आते हैं, जो बहुत सी कहानियाँ किस्से हमारे यहाँ मौजूद हैं, या ऐतिहासिक तौर पे तथ्यात्मक रूप में ही मौजूद है। वो है कि गढ़ों का विनाश। और चाणक्य भी गढ़ों के विनाश की बात करते हैं कि गढ़ तोड़ देने चाहिए, गढ़ों का विनाश हो जाना चाहिए और गांव बच जाने चाहिए। ये जो बात है, अजातशत्रु की कहानी हम देखते हैं कि अजातशत्रु और वैशाली, तो वैशाली के गढ़ को तोड़ने के लिए अजातशत्रु कितनी कोशिश करता है और फिर वैशाली के गढ़ को तोड़ने में जब कामयाब होता है और उसे राजतंत्र के अधीन कर लेता है। तो ये बुद्ध काल में जो हम देख रहे हैं कि बुद्ध जो है प्रतीक के रूप में आते हैं उस गढ़ समाज के जो आदर्श थे उनको बचाते हुए। तो गढ़ समाज यानी कबीलाई समाज, तो भारत में जो कबीलाई समाज था, जो कृषि पे आश्रित होकर अपना जीवन जी रहा था, वो अपने सरदार भी बनाते थे, लेकिन वो सब बहुत डेमोक्रेटिक ढंग से था। यानी उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से बहुत सी जगह परंपराएं थीं, चुन के भी, वंशानुगत भी थे, लेकिन गढ़ों का समाज था। अब इन गढ़ों का विनाश करके गांव के बसाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि ये इंडियन फ्यूडलिज्म की बिगिनिंग है। यानी स्लेवरी एंड हो रही है और फ्यूडलिज्म की बिगिनिंग हो रही है, इसलिए एक व्यवस्थित रूप में खेती की कल्पना और उससे व्यवस्थित आमदनी राज्य को होना, इसके रूप में भारत में गांव बसने का एक कार्य शुरू हुआ और राज्य सत्ताओं का उदय इस प्रकार से हुआ कि राज्य के स्वामी के लोग ही, यानी उसके अपने गढ़ के लोग ही नहीं है, उसके चारों तरफ दूसरे गढ़ों के लोगों पे भी वो शासन कर रहा है। तो ये बात कबीलाई समाज से आगे हटके जो भारत में दिखती है, गढ़ समाज का विनाश करके गांवों को बसाने की दिखती है, ये फ्यूडलिज्म की एक बिगिनिंग दिखती है। हम इसके साथ महाभारत का ग्रंथ भी देखते हैं जिसमें दासों की मुक्ति की बात है। बुद्ध भी कोशिश करते हैं कि दासों को मुक्तता मिले। तो एक तरह से स्लेवरी जो भी हिंदुस्तान में जिस टाइप की थी, उस पर हम अलग वीडियो में बात करेंगे कि भारत की दास प्रथा यूरोप की दास प्रथा से कैसे भिन्न थी। लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं कि यूरोप से भिन्न भारत में सामंतवाद की बिगिनिंग जो है, उसमें भारत की गांव की व्यवस्था कायम हुई। और इन गांव को स्वावलंबन देते हुए जितने भी हमारे स्मृति ग्रंथ हैं जो इसमें रखे गए हैं, उसमें केवल राज्य से इनका ये रिश्ता बनाया गया है कि अपनी उपज का 1/6 भाग ये दे देंगे और एक निश्चित भूभाग पर उन्हें स्वामित्व दिया गया। उस स्वामित्व पे गांव के लोग कैसे अपना काम चला रहे हैं, ये गांव के ऊपर निर्भर है। अब गांव के स्वावलंबन के लिए ये आवश्यक है कि वहाँ बहुत से लोग जो है अलग अलग तरीके के काम करें, किसानों की सेवा करें। तो किसान तो यहाँ इस काल के ग्रंथों में नजर आता है विष के रूप में, वैश्य के रूप में, वैश्यों का कार्य माना जाता है। कृषि पालन और गौपालन वैश्यों का कार्य माना जाता है ग्रंथों के हिसाब से। अब इसमें जो काम करने के लिए और लोग आते हैं, तो हमने देखा है कि भारत में जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड लोग हैं या नागा समाज है, ये जंगल को छोड़ने के लिए ज़्यादा तैयार नहीं है, लेकिन ये टोकरी बुनना या बहुत से हस्तकौशल में काफ़ी निपुण है। तो धीरे धीरे कुछ लोग इनके गांव में बसते रहे होंगे और ये पेशे वो लोग करते रहे होंगे। और जैसे हमने वर्ण वाले उसमें बताया कि काले रंग के लोगों को शूद्र वर्ण कहा गया, तो धीरे धीरे शूद्र वर्ण के रूप में एक स्थिरता इनकी हो गई। लेकिन ग्रामीण समाज के अंदर इनका वॉइस नहीं थी या स्थान नहीं था, ऐसा भारत के गांव में नहीं है।
भारत के गांव में इनका भी पूरी वैल्यू थी। जितने भी हम त्यौहार देखते हैं वो त्यौहार क्या है, उसमें एक प्रक्रिया घटित होती है कि जो अनाज आया है उस त्यौहार पे, उस अनाज का वितरण होता है। तो किसान अनाज उगाते हैं, 1/6 भाग राजा को दे दिया, बाकी जो है वो वहाँ के अपने जो लोग हैं, कुम्हार है या तेली है या बढ़ई है या पुजारी भी है, जितने लोग भी उन पे आश्रित हैं, उनके अंदर अनाज का वितरण हो जाता है। ये भारतीय त्योहारों पे हमें देखने को मिलता है। तो भारतीय गांव अपने आप में एक गणतंत्र है। उनमें एक पंचायत चलती है, ग्राम पंचायत उनके सारे न्याय के फैसले करती है, तो उनका एक स्वशासन भी है। और बहुत ज़्यादा रिश्ता न्याय के मामले में राजा से नहीं होता है। बहुत क्रॉस कर जाए बात तो ठीक है, बल्कि एक सांस्कृतिक सभ्यता उनके अंदर दिखती है कि कुटुंब के लोग हैं। अब उसी गांव में दूसरे कुटुंब के लोग भी हो सकते हैं, वो आके बस गए हो, तो कई कुटुंबों के लोग हो सकते हैं। फिर उसके बाद जातियों की बात आ जाती है, तो जातिगत एकता की बात है। तो पंचायत जो है कुटुंब में हल होगी या अपनी जाति में हल होगी, नहीं तो गांव में हल होगी, ग्राम उस पे हल होगी। इस तरह की व्यवस्था भारतीय गांव में दिखती है। तो इस काल से हम गांव बसते हुए पूरे हिंदुस्तान में नजर आते हैं, और तब से अभी तक, अंग्रेज़ों के आने से पहले तक, भारत के गांव अपने इसी मूल स्वरूप के साथ जिंदा रहे। इसीलिए महात्मा गांधी इन गांवों के स्वावलंबन की बात करते हैं।